हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, पिछली क्लासेज में हमने उत्तराखंड जिला दर्शन में जनपद नैनीताल पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जनपद नैनीताल पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जनपद नैनीताल पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे यहाँ के पहले सबसे प्रमुख जो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है उनके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनमें सबसे पहला आता है चाइना पीक। चाइना पीक यहाँ पर स्थापित स्थित है। ठीक है, तो चाइना पीक जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, इसको क्या बोला जाता है? नैनी पीक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नैनी पीक। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे ऊंची चोटी नैनीताल की कौन सी है? चाइना पीक या नैनी पीक। नैनी पीक भी इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 2611 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि चाइना पीक की ऊंचाई कितनी है? 2611 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, चाइना पीक कहाँ पड़ती है? नैनीताल में पड़ती है। नैनीताल में पड़ती है तो नैना पीक या नैनी पीक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, नैनीताल मतलब जो नैनीताल वहां पर बसा हुआ है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चाइना पीक है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 2611 मीटर। अगला देखते हैं, स्नो व्यू शिखर। ये भी नैनीताल में है और यहाँ पर पैदल और रज्जू मार्ग दोनों से जाने की व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है, स्नो व्यू शिखर, यहाँ से हिमालय दर्शन होता है। अगला देखो, नैनी झील। नैनी झील के बारे में हम झीलों में चर्चा करेंगे। ठीक है, नैनी झील सप्तभृंग पहाड़ियों में घिरी है। कल मैंने आपको ये बताया था। बाकी इसके संबंध में हम झीलें जब पढ़ेंगे नैनीताल जनपद की तब चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी देखो, भवाली पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भवाली पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध कौन है? भवाली प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसी के समीप में घोड़ाखाल मंदिर है। घोड़ाखाल मंदिर, ठीक है, और घोड़ाखाल मंदिर जो कि किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, बाज बहादुर चंद द्वारा निर्मित और किस देवता को समर्पित है? गोलू देवता को समर्पित है। ठीक है, गोलू देवता को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोलू देवता को ये समर्पित है। तो भवाली जो कि पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ इसी के समीप घोड़ाखाल मंदिर भी है। घोड़ाखाल मंदिर जो कि बाज बहादुर चंद के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चंद्रकालीन है, साथ ही गोलू देवता को समर्पित है। अगला देखते हैं, यहाँ का अगला कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण जगह है? देखो, भीमताल। अभी झील की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी केवल भीमताल की चर्चा हो रही है। भीमताल जो कि छखाता इसका भी प्राचीन नाम था। ठीक है, छखाता, छखाता क्षेत्र में ही ये सम्मिलित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि भीमताल का प्राचीन नाम क्या था, तो वो भी छखाता ही है। यदि यहाँ पर नैनीताल ना दिया हो या ऐसे कोई ऑप्शन दिया हो कि निम्न में से किस स्थल का प्राचीन नाम छखाता था, ठीक है, तो वहां पर यदि ऑप्शन में नैनीताल ना हो, भीमताल हो, तो भीमताल भी सही है। और आयोग 2019 का पेपर उठा के देखना, हाई कोर्ट क्लर्क वाला, उसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैंची धाम। कैंची धाम, ठीक है, नीम करौली महाराज द्वारा नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित है। ठीक है, कैंची धाम जो कि नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित है। और इसका कहां पर ये पड़ता है?
नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर, ठीक है, नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर ये पड़ता है, ठीक है। और 15 जून को विशाल मेले का आयोजन होता है यहाँ पे। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, 15 जून को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। कैंची धाम जो कि नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित है, किस जिले में पड़ता है? नैनीताल जिले में पड़ता है। नैनीताल अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर यह स्थित है और यहाँ पर 15 जून को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। अगला देखो, लैंडस एंड। ये भी कहां पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, निम्न में से किस जिले में लैंडस एंड स्थित है? कहां हो जाएगा? नैनीताल में। ऐसे स्नो शिखर कहां स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। तो यहाँ के प्रमुख कुछ स्थल हैं। अगला देखो, रामनगर। देखो रामनगर जो कि रैमजे द्वारा बसाया गया था, ठीक है। रैमजे का कार्यकाल क्या था? 1856 से 84। इसी मध्य के द्वारा रामनगर को बसाया गया था, जिस कारण इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम रैमजे नगर था, ठीक है। रैमजे नगर, रैमजे नगर से रामजी नगर हुआ और रामजी नगर से रामनगर हो गया, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, रैमजे नगर से रामजी नगर हुआ, रामजी नगर से रामनगर हो गया। तो प्राचीन नाम क्या था इसका? रैमजे नगर था। किसने बसाया इसको? रैमजे द्वारा बसाया गया रामनगर को, ठीक है। कोसी नदी के तट पर यह स्थित है, कोसी नदी के तट पर। कोसी नदी बह रही है, ठीक है, उसके तट पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है वो है, यहां पर एक गार्जिया देवी मंदिर स्थित है, ठीक है। गार्जिया देवी मंदिर स्थित है कहां? रामनगर में स्थित, ठीक है। किस नदी पर? कोसी नदी पर। कोसी नदी पर गार्जिया देवी का एक भव्य मंदिर स्थापित है। इसके अलावा देखो, इसे पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, रामनगर को, ठीक है। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रामनगर को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। सभी लोग आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि यार काठगोदाम है, काठगोदाम नहीं, ये रामनगर है, ठीक है। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रामनगर को कहा जाता है। रामनगर में एक स्टेशन भी पड़ता है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। अंतिम है काशीपुर रामनगर, ठीक है, काशीपुर रेलवे पथ का अंतिम स्टेशन है, ठीक है। ये अंतिम स्टेशन है। तो देखो कितने सारे अंतिम स्टेशन हो गए अभी तक हमने जो पढ़े हैं। देखो टनकपुर कहाँ था? चंपावत में। काठगोदाम कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। रामनगर कहाँ हो गया? ये भी नैनीताल में है। अगला हम देखेंगे कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला हम देखेंगे देहरादून कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। तो 5 अंतिम स्टेशन हो गए हैं। बाकी जो बीच के स्टेशन जैसे हरिद्वार, लक्सर जो प्रमुख स्टेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेशन अंतिम स्टेशन नहीं है। आपको लक्सर ऑप्शन दे देगा, ज्वालापुर दे देगा, या फिर हरिद्वार दे देगा। वो सब अंतिम नहीं है, स्टेशन है पर अंतिम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किस जनपद में रेल पथ का विस्तार सर्वाधिक है, सबसे कम है। लगातार रेलवे से क्वेश्चन आता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, लगातार बने हुए भी हैं। कौन सा अंतिम स्टेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। काशीपुर भी एक अंतिम स्टेशन है, किसका? रामनगर अंतिम स्टेशन है किस पथ का? काशीपुर रामनगर रेलवे स्टेशन का अंतिम स्टेशन है। यहाँ से आके ट्रेन नहीं जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी के समीप क्या स्थित है? इसी के समीप
रामगंगा नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसी के समीप रामगंगा नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसका प्रवेश द्वार ढिकाला कहां पर स्थापित है? रामनगर के समीप ही स्थापित है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। रामनगर जिसे रैमजे द्वारा बसाया गया, इसका प्राचीन नाम रैमजे नगर था। ठीक है, उसके बाद इसको रामजी नगर कहा गया, पश्चात इसको रामनगर कहा गया। ठीक है, जो कि कोसी नदी के तट पर स्थापित है। गर्जिया देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थापित है, कोसी नदी पर। साथ ही देखो, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन यहाँ पर अंतिम है, इसको भी महत्वपूर्ण की श्रेणी में डाल लीजिए। ठीक है, और रामनगर के समीप ही रामगंगा नेशनल पार्क पूछा जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, प्रवेश द्वार ढिकाला इसी के समीप में स्थित है। तो ये प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ के रामनगर तक का हम क्लियर कर चुके हैं। आगे देखते हैं रामगढ़। अगला देखो रामगढ़। ठीक है, रामगढ़। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रामगढ़ में ये भी रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रसीले फलों के लिए। रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही महादेवी वर्मा भी यहाँ पर कुछ समय तक रुकी हुई थी। ठीक है, कई बार यहाँ आती थी। तो उनका यहाँ पर जो घर निर्मित था ना, उसको संग्रहालय बना दिया गया, जिसे क्या बोला था? महादेवी वर्मा संग्रहालय। महादेवी वर्मा संग्रहालय यही स्थित है। ठीक है, स्थित है कहाँ? स्थित है रामगढ़ में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। महादेवी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर महादेवी वर्मा संग्रहालय स्थित? कहाँ स्थित हो जाएगा? रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ जो कि रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है, काफी सारे फल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो यहाँ पर जगह है मुक्तेश्वर। रामगढ़ से थोड़ा पहले पड़ता है मुक्तेश्वर, बहुत ही ठंडा स्थान है। ठीक है, मुक्तेश्वर काफी ऊंचाई पर भी स्थित है। यहाँ पर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो उसको जब हम संस्थानों की चर्चा करेंगे तब हम बहुत अच्छे से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना देखते हैं, मुक्तेश्वर जो कि काफी ऊंचाई पर ये स्थित है। ऊंचाई की आवश्यकता है नहीं हमें लिखने की। ठीक है, उत्तराखंड की साइलेंट सिटी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की साइलेंट सिटी से कहा जाता है। देखो, अगला है हल्द्वानी। हल्द्वानी, हल्द्वानी जो कि एक महत्वपूर्ण स्थल, उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थल है हल्द्वानी। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहां पर है? हल्द्वानी। कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? हल्द्वानी। देखो, कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर ही यही है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी यही है हल्द्वानी में। ठीक है, सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी कहाँ है? हल्द्वानी में है। इसके अलावा देखो, अन्य चीजें भी यहाँ पर, कई सारे संस्थान भी हैं, कई सारे कॉलेज भी हैं। और सुशीला तिवारी जो हॉस्पिटल है वो भी यहीं पर स्थित है, मेडिकल कॉलेज। लेकिन अभी उनके संबंध में हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, वो हम सीधा संस्थान में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी नैनीताल जिले में ही जब संस्थान के बारे में पढ़ेंगे सारे, तो एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको अलग अलग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हल्द्वानी के बारे में आप लोग इतना याद रखना, इसको चंद काल में बसाया गया था। ठीक है, हल्द्वानी नगर को चंद काल में बसाया गया था। यहाँ पर हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण से हल्दूवाणी कहा जाता है। ठीक है, हल्दूवाणी। कालांतर में ट्रेल द्वारा इसको हल्द्वानी नाम प्रदान किया गया था। ठीक है, तो हल्द्वानी नाम किसने प्रदान किया? ट्रेल द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, हल्द्वानी नाम ट्रेल द्वारा।
ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के लिए भी इसको जाना जाता है, हल्द्वानी को 1857 की क्रांति उत्तराखंड में। यहाँ पर कई सारा मतलब यहाँ पर उसका असर दिखा था, रहा था, है ना। उसके बाद देखो आगे स्वतंत्रता आंदोलन में भी हल्द्वानी शहर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि आप इसका प्राचीन नाम देखते तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, बामोरी। प्राचीन नाम था इसका बामोरी, ठीक है। गोला नदी के तट पर यह स्थित है, गोला नदी के दाएं तट पर। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कभी, ठीक है, दाएं तट पर हल्द्वानी नगर, गोला नदी, ये गोला नदी आ रही है, इसके दाएं तट पर ये हल्द्वानी और ये काठगोदाम, इस तरह से इसमें ये संयुक्त रूप से दोनों क्या है, हल्द्वानी नगर निगम, ठीक है। नगर पालिका कब बनती है यहाँ की, 1942, 1942 में नगर पालिका बनती, ठीक है। जिसे उच्चीकृत करके 2011 में नगर निगम बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल लिखा चुका था, फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 1942 में हल्द्वानी नगर पालिका अस्तित्व में आते, 2011 में नगर निगम, जो कि काठगोदाम को संयुक्त रूप से इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हल्द्वानी के बारे में इतना ही काफी है अभी आपके लिए, ठीक है। बाकी संस्थान वगैरह जो भी अन्य चीजें इसके बारे में फैक्ट है, वो सब हम संस्थानों के संबंध में जहां पर जो फैक्ट आएगा वहां पर उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कौन है, हल्द्वानी है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन है, ये भी हल्द्वानी है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहां पर है, ये भी हल्द्वानी में स्थित, ठीक है। हल्द्वानी नाम किसने दिया था, ट्रेल ने। इससे पहले नाम क्या था, हल्दुवाणी। हल्दू की पेड़ों की अधिकता के कारण इसको हल्दुवाणी कहा था। उससे पहले का नाम क्या था, बामोरी, ठीक है। और चंदकालीन राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गोला नदी के दाएं तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोला नदी के दाएं तट पर ये स्थित, गार्गी नदी भी इसको बोला जाता है। और नगर पालिका कब बनी थी, 1942 में, जिसे 2011 में उच्चीकृत करके नगर निगम बना दिया गया, ठीक है। तो ये हल्द्वानी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो गई, ठीक है। अब देखो काठगोदाम, काठगोदाम सबसे पहले तो हल्द्वानी नगर निगम का हिस्सा है। हल्द्वानी नगर निगम का हिस्सा, ऐसे पढ़ो, सारी चीजें समझते हो गई, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, सारी चीजें समझो। इस तरह से पढ़ोगे तो आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत, अगर ऑप्शन दिख गया ना तो आप कर जाओगे, रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे चारों चार ऑप्शन में, ठीक है। हल्द्वानी नगर निगम का हिस्सा है, तो बाकी हल्द्वानी नगर निगम पढ़ने की इसमें आवश्यकता है नहीं। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखो, कुमाऊं का प्रवेश द्वार, क्यों कहा जाता है इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ये देखो मैं आपको हल्का सा मैप दिखाता हूं उत्तराखंड का, ठीक है। इस तरह से मान लो हल्का सा मैप, ठीक है। ये उत्तराखंड का मैप हो गया हल्का सा। देखो कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसको क्यों कहा जाता है, ये है नैनीताल, ये हल्द्वानी का एरिया, ठीक है। ये आ गया उधम सिंह नगर, ये नीचे अलग है, ये है नैनीताल। यहां से ही चंपावत, यहां से ही पिथौरागढ़, यहां से ही अल्मोड़ा, और यहां से ही पूरा नैनीताल, और यहीं से बागेश्वर के लिए, ठीक है। यहीं से बागेश्वर के लिए, सब जगह के लिए जब सड़क यहीं से जा रही है, एक ही रास्ता है, कौन सा, काठगोदाम। हालांकि चंपावत के लिए एक दूसरा रास्ता भी है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः हल्द्वानी से ऊपर जाने के लिए काठगोदाम से ही जाया जाता है, ठीक है। और सारे कुमाऊं के लिए इसी काठगोदाम से रोडें जाती हैं, इसीलिए इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से कुमाऊं शुरू हो जाता है, ठीक है। ऊपर को पूरा पिथौरागढ़ यहीं से जाएंगे आप, अल्मोड़ा यहीं से जाएंगे, बागेश्वर यहीं से, चंपावत यहीं से, सारा पूरा नैनीताल यहीं से जाना है आपने अंदर। तो इसलिए जो मुख्य मार्ग है, इसीलिए काठगोदाम से को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि वहीं से आपको जाना है। और पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार रामनगर को क्यों बोला जाता है, क्योंकि रामनगर से ही उस कुमाऊं में, पश्चिमी कुमाऊं में आप रामनगर से ही प्रवेश करते हैं, इसलिए उसको पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझने वाले फैक्ट है, आपको बिल्कुल भी नहीं रटने की आवश्यकता नहीं। देखो समझोगे चीजें तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर स्थित राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यहां पर स्थापित है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखो गौला नदी के तट पर स्थित है,
गौला नदी के दाएं तट पर, ठीक है। ये हल्द्वानी और ये काठगोदाम इस तरह से स्थापित है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। सबसे पहले ट्रेन कहाँ गई थी? काठगोदाम में, 1884 का है, ठीक है। सबसे पहले राज्य में ट्रेन कहाँ गई? काठगोदाम। सबसे पहला स्टेशन कौन बना? काठगोदाम। तो सबसे पुराना कौन होगा? काठगोदाम, 1884 में, ठीक है। फिर 1896 लक्सर हरिद्वार जुड़ गया, ठीक है। फिर 1900 में देहरादून जुड़ गया, 1907 रामनगर जुड़ गया। तो इस तरह से बाद में बनते रहा, लेकिन सबसे पहले कौन सा है? काठगोदाम का, ठीक है। तो बस इतना सब फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना स्टेशन कौन सा है? काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगला देखो, ये भी अंतिम स्टेशन है, कुमाऊं का सबसे महत्वपूर्ण, कुमाऊं का महत्वपूर्ण एवं अंतिम स्टेशन। काठगोदाम से आगे ट्रेन नहीं जाती है, काठगोदाम तक ही ट्रेन जाती है। तो काठगोदाम क्या एक अंतिम स्टेशन है। दूसरा भाबर में स्थित है, भाबर क्षेत्र, तुरंत जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की जस्ट तलहटी पर, शिवालिक के पाद पर ये स्थित है, भाबर में स्थित है, ठीक है, भाबर क्षेत्र में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा स्टेशन पर्वत पादी स्टेशन नहीं है? तो 2-3 स्टेशन पर्वत पादी दे देगा, एक नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आते हैं, इस तरह से पेपर आता है। तो आपको सारी चीजें समझनी है, उसमें पूछा क्या है ये देखना है। अंतिम स्टेशन नहीं है आप सीधा कर दोगे, ठीक, ऐसा नहीं करना है। देखो देहरादून भी अंतिम स्टेशन, लेकिन क्या पूरे शहर में स्थित है, घाटी एरिया में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको थोड़ा समझ के करना है आपने, बिल्कुल भी जल्दबाजी ऐसे क्वेश्चनों में नहीं दिखानी है। अगला देखो, अगला है रानी बाग। रानी बाग नाम से स्पष्ट है किसी रानी का बाग होगा पक्का, ठीक है। बाग मतलब बगीचा, वो बाग शेर वाला मत समझना, वो घ होता है, ठीक है। तो रानी बाग मतलब बगीचा, किसी रानी। तो माना जाता है कि जो कत्यूरी शासक था प्रीतम देव, उसकी पत्नी, कत्यूरी शासक प्रीतम देव, प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी, जिया रानी से संबंधित स्थल, ठीक है। ये स्थल कौन सा है? रानी बाग है। कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। जिया रानी किसकी पत्नी थी? प्रीतम देव की। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, जिया रानी के पति का नाम क्या था? प्रीतम देव थे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। ये भी गौला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, गौला के तट पर स्थित है ये भी। साथ ही यहाँ पर एचएमटी स्थापित है, ठीक है, एचएमटी स्थापित है। कब स्थापित हुई थी? 1985 में, ठीक है, 1985 में। बंद हो गई है वर्तमान में 2016 में, ठीक है। और अभी हाल ही में चर्चा में भी रही है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में लिखाया था, क्योंकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा इसकी भूमि स्थानांतरित कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में भी रही थी। तो बड़ा क्वेश्चन बनता है ना। तो एचएमटी कहां पर है? रानीबाग में स्थापित है। कब स्थापना हुई थी? 1985 में। बंद कब हुई? 2016 में, ठीक है। तो रानीबाग क्लियर हो गया। यहाँ पर जिया रानी मेला भी लगता है, तो इन्हीं के नाम पर जिया रानी मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। उसको मेलों में चर्चा करेंगे। यहाँ पर गुलाब घाटी भी स्थित है, गुलाब घाटी, ठीक है। अगला है, देखो अन्य स्थलों में देखते हैं। देवगुरु महाराज का मंदिर है, देवगुरु मंदिर, ठीक है। यहाँ पर बृहस्पति भगवान की पूजा होती है। बृहस्पति महाराज से संबंधित है, ठीक है, देवगुरु मंदिर है। अन्य में देखो गोलापार, गोलापार जो कि गोला नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम निर्माणाधीन है, ठीक है।
इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? ग्वालापार में, जो कि निर्माणाधीन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो काठगोदाम जो कि हल्द्वानी नगर निगम का हिस्सा है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना स्टेशन यहाँ पर है। ठीक है, रेलवे स्टेशन, राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, जो कि 1884 में बन गया था। तो दो बार फैक्ट आ गया, इसको एक बार, दोनों बार मत लिखना, एक ही बार लिखना। ठीक है, गौला नदी के दाएं तट पर ये स्थित है, कुमाऊं का महत्वपूर्ण और अंतिम स्टेशन। ठीक है, कुमाऊं का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। उसके पश्चात यदि नैनीताल विकसित हुआ है या वहां पर जो भी विकास की प्रक्रियाएं हुई हैं, हिल स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया है, तो उसमें कुमाऊं के विकास में इस रेलवे स्टेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन का। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं के विकास में किस स्थान या किस रेलवे स्टेशन का महत्वपूर्ण योगदान है, या किस रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, काठगोदाम तक जो रेलवे लाइन आई है उसका महत्वपूर्ण योगदान कुमाऊं के विकास में रहा है। ठीक है, रानी बाग देखो, कत्यूरी शासक जो प्रीतम देव थे उनकी पत्नी जिया रानी से संबंधित स्थल है, गौला नदी के तट पर स्थित। और एचएमटी यहाँ पर स्थापित की गई थी कब? 1985 में। 2016 में उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर गुलाब घाटी छोटा मोटा। ठीक है, अन्य स्थल में देखो देवगुरु मंदिर, जहां पर बृहस्पति महाराज की पूजा होती है। ठीक है, उनसे संबंधित है। बाकी गौलापार, जहां पर ये गौला नदी के बाएं तट पर। ठीक है, बाएं तट पर, बाएं तट पर देखो ये गौला नदी है, ये गौला नदी है, ये हल्द्वानी और ये काठगोदाम। ठीक है, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? गौला पार। किसको बोलेंगे? गौला नदी के पार को। ये गौला बह रही है, इसके पार को क्या बोलेंगे? गौला पार। तो गौला पार कहाँ हो जाएगा? इसके बाएं तट पर हो जाएगा। ठीक है, गौला पार, गौला के पार मतलब। ठीक है, गौला पार बाएं तट पर स्थित है ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान गौला नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा रामनगर, तो रामनगर कोसी नदी के तट पर है, गौला के तट पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके, समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अन्य कोच स्थल, अन्य फैक्ट नैनीताल के बारे में, उनके संबंध में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अन्य स्थलों में देखो यहाँ पर आता है सीताबनी। ठीक है, सीताबनी यहाँ पर एक आश्रम स्थापित है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है यहीं पर। उनकी तपस्थली मानी जाती है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर मेला भी लगता है सीताबनी में। ठीक है, आगे देखो सोमवारी बाबा आश्रम भी स्थित है, एक है। सोमवारी बाबा आश्रम ये कहां पर पड़ता है? पदमपुरी में। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, पदमपुरी में पड़ता है ये सोमवारी बाबा आश्रम, हल्द्वानी देवीधुरा मार्ग पर। ठीक है, स्थित है सोमवारी बाबा आश्रम, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो छोटा कैलाश, ये भी पड़ता है नैनीताल में, छोटा कैलाश। और यहाँ पर शिवरात्रि पर मेला लगता है। ठीक है, शिवरात्रि पर मेला लगता है, इसीलिए फेमस है, काफी फेमस है छोटा कैलाश। ठीक है, शिवरात्रि पर काफी बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित होता है। इसके अलावा एक देखो देवस्थल है, देवस्थल के संबंध में, क्योंकि वहां पर हाल में टेलीस्कोप वगैरह स्थापित की गई, तो उसको मैं आपको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, या इसी में नैनीताल की क्लास में ही करंट अफेयर्स के मुद्दे पर मैं आपको उसको समझा दूंगा। देखो अगला यहाँ पर देखें, इसकी स्थिति देखते हैं, भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा मध्य हिमालय, फिर यहाँ पर आपको शिवालिक भी मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? भाबर क्षेत्र। ठीक है, जो हल्द्वानी वाला एरिया ना, पूरा भाबर का एरिया है, पूरा भाबर का। वहां पर देखो गौला नदी सूखी हुई दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि वो रेत के नीचे बह रही है गौला नदी, ऊपर नहीं बह रही है। इतना सारा रेत जो बेगमती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए स्थान है ना, ये धीरे धीरे निर्मित हुए हैं। तो ये भाबर क्षेत्र में आता है पूरा हल्द्वानी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है,
भाबर क्षेत्र में। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा शहर भाबर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हल्द्वानी, काठगोदाम, ये सब कहाँ है, भाबर एरिया में आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कुमाऊं में, तो प्राचीन में लोग, पूर्व में लोग बोला करते थे ना कि हम भाबर जाया करते थे, तो भाबर यही एरिया, मतलब हल्द्वानी जाया करते थे सामान लेने के लिए, ठीक है। जाड़ों के दिनों हम लोग भाबर जाया करते थे, इस तरह से बोला करते हैं। मतलब गांव में देखना आप, दादाजी वगैरह जो भी होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं ना भाबर जाया करते। तो हल्द्वानी वो लोग आया करते थे सामग्री लेने के लिए घोड़ों के माध्यम से, जब सड़क नहीं हुआ करती थी। तो भाबर क्षेत्र इसी को कहा जाता है, ठीक है। हल्द्वानी वाले एरिया को भाबर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि तराई का हिस्सा वो नहीं है, ठीक है। आपने इस बात को ध्यान रखना, वो तराई का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा घाटियां भी हैं इसमें, घाटियां, पतली दून प्लस कोटा दून। पतली दून जो कि कहाँ स्थित है, रामगंगा नेशनल पार्क पर। और कोटा दून क्या है, कोटा बाग वाला एरिया, ठीक है। कोटा बाग वाला एरिया क्या है, कोटा दून। काफी अच्छी खेती कोटा बाग में होती है, ठीक है। तो पतली दून और कोटा दून, यहाँ पर घाटियां भी स्थित है, दून और घाटियां, तो उनमें पतली दून और कोटा दून स्थित है। देखो भौगोलिक स्थिति मध्य हिमालय का एरिया इसमें आता है, ठीक है। शिवालिक इसमें आता है, भाबर इसमें आता है, साथ में घाटी क्षेत्र भी, दून या घाटियां भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो नैनीताल के संबंध में आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख ताल कौन कौन से हैं। प्रमुख तालों में सबसे पहले नैनीताल, ठीक है। नैनीताल जो कि प्रमुख केंद्र बिंदु है नैनीताल में पर्यटन का, ठीक है। स्वयं नैनीताल, इसके संबंध में ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। सप्तभृंग पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। सप्तभृंग पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख तालों में नैनीताल, जिसे जो कि सप्तभृंग पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। और इसे स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल में पर्यटन का केंद्र बिंदु भी यही है, ठीक है। नैनीताल ही केंद्र बिंदु है, बाकी अन्य कोई ऐसा फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो इसमें प्रतीत नहीं होता, ठीक है। अगला है भीमताल, ठीक है। भीमताल भी कहाँ है, नैनीताल में ही स्थित है। नैनीताल मतलब नैनीताल जिले में ही स्थित है भीमताल, जो कि एक त्रिभुजाकार झील है। त्रिभुजाकार आकार भी पूछा जाएगा तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, ठीक है। मध्य में एक टापू स्थित है, मध्य में द्वीप है जिस पर रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया, ठीक है। रेस्टोरेंट, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस ताल के मध्य में द्वीप स्थित है या टापू स्थित है, ठीक है। और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कमल कड़ी के लिए। ध्यान रखिएगा, भीमताल जो कि त्रिभुजाकार है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे लंबा ताल मतलब बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल ही है। और मध्य में इसके एक द्वीप टापू स्थित है, जहां पर एक रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया, और एक कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आपने ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। नैनीताल, छोटे छोटे फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम केवल वही चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अगला देखो नौकुचिया ताल, मतलब 9 कोने वाला, ठीक है। 9 कोने वाला ताल है। और ऐसा माना जाता है कि इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं। देखो अति महत्वपूर्ण ये ताल है, क्योंकि एक तो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। और दूसरा, ये पक्षियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर पक्षियों के निवास हेतु एक उत्तम स्थान है, पक्षियों के निवास हेतु,
प्रसिद्ध है। ठीक है, पक्षियों के निवास, यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी देखे जाते हैं, विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। देखो ये केवल पक्षियों के लिए है। एक अभी आसन बैराज है देहरादून, वो प्रवासी पक्षियों के लिए, दोनों में अंतर है। ठीक है, वो प्रवासी पक्षियों के लिए और ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि कौन सा ताल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के निवास में प्रसिद्ध है, कौन सा नौकुचिया, और प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा आसन वाला। ठीक है, तो ये दोनों में आपने फर्क समझना है। अगला है देखो सात ताल, तो छोटे छोटे ताल है इसमें। ठीक है, सात ताल है इसमें, छोटे छोटे, अश्वखुर के समान है। जो घोड़े का पैर होता है उसके समान है। ठीक है, अश्वखुर, नीचे से नाल लगी होती है, आप देखेंगे ऊपर से, तो इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरह है, अश्वखुर के समान सात ताल। ठीक है, इसकी आकृति है। इसमें कौन कौन से ताल स्थित हैं यदि देखते हैं तो सबसे पहले गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल, गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल। ठीक है, और इसमें और जो सम्मिलित हैं, नल दमयंती ताल, ये सब इसमें सम्मिलित है। ठीक है, नल दमयंती ताल जो कि 5 कोनों वाला ताल है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें आपको सारे फैक्ट तालों में लिखा रहा हूं। ठीक है, अन्य तालों में देखो खुरपा ताल, नाम से स्पष्ट है, खुर, खुर के समान होगा, किसके, जानवरों के खुर के समान। ठीक है, जानवरों के खुर के समान है, कौन सा, खुरपा ताल। अगला देखो, अगला ताल जो यहाँ पर अन्य ताल है, सूखा ताल भी नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, सूखा ताल अन्य तालों में यहां पर पड़ता है। मलवा ताल, ठीक है, फिर सड़िया ताल, फिर हरीश ताल, ठीक है, फिर नल ताल, इसे कमल ताल भी कहा जाता है। ठीक है, कमल ताल। इतने सारे ताल यहाँ पर स्थापित हैं, स्थित हैं, स्थापित नहीं है, स्थित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नौकुचिया ताल, नौकोने वाले ये मैं आपको समझा चुका हूँ। 7 ताल जो कि अश्वखुर के समान है और 7 छोटे छोटे तालों का ही समूह है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख ताल जो पूछे जा सकते हैं, गरुड़ ताल। देखो गरुड़ ताल, गरुड़ प्रपात, गरुड़ चट्टी प्रपात और गरुड़ स्थान, चारों मैं आपको पहले बताया हूँ। देखो गरुड़ ताल कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। गरुड़ प्रपात कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। और गरुड़ स्थान कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी। ठीक है, गरुड़ ताल, फिर राम लक्ष्मण सीता ताल कहाँ है, ये भी उन्हीं का हिस्सा, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल। ठीक है, नल दमयंती ताल जो कि 5 कोनों वाला ताल है। फिर देखो खुरपा ताल जो कि जानवरों के खुर के समान है। ठीक है, 7 ताल कैसा, अश्वखुर के समान है। सूखा ताल, ये केवल बरसात के दिनों ताल बनता है, बाकी और टाइम सूखा रहता है, इसलिए इसको सूखा ताल। ठीक है, मलबा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, नल ताल, जिसे कमल ताल भी कहा जाता है, सारे क्या है, नैनीताल में स्थित ताल हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल अभी काफी सारा नैनीताल में मैटर बचा हुआ है, तो आपको आगे और बने रहना है। 2-3 क्लासेज और नैनीताल की आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। एक बार आप सुबह नोट कर लेते हैं इसको, उसके पश्चात आप इसको कम से कम दिन में 2 बार रिवाइज कीजिए, तभी आप लोगों को याद होगा। और एक बार याद हो गया ना, यकीन मानिए आप कभी भूलोगे नहीं उसके पश्चात। एक ऐसे पढ़ो समझते हुए, प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा पढ़ो। आपको अश्वखुर नहीं पता तो उसको नेट में सर्च करो। आजकल तो 2 GB डेटा सबके पास फ्री है ना, कोई संसाधन विहीन नहीं है। जिसके पास 2 GB डेटा है या 1.5 GB डेटा है या 1 GB डेटा, वो बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि फोन हर किसी के पास है और उस पर रिचार्ज सबके पास है। रिचार्ज भी सबके पास उपलब्ध रहता है, बिना रिचार्ज का किसी का फोन नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर यारी दोस्ती हर किसी को निभानी है, उसको आप निभाते रहिएगा, बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके पश्चात भी आपके पास बहुत सारा समय है कि आप यारी दोस्ती निभाओ, पूरी जिंदगी पढ़िए। लेकिन 1 साल पढ़ लो, अपने लिए पढ़ लो। 1 साल क्या, 6 महीना पढ़ लो। अभी क्लर्क का एग्जाम आएगा, अभी पटवारी का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, आगे सर्वेयर का एग्जाम है। जो लोग स्टेनो सीख रहे हैं उनके लिए स्टेनो का एग्जाम है आगे। इतने सारे एग्जाम है, एक में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको 1 पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो यदि सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने लिए,
यदि नहीं होना है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग कोई अन्य मार्ग चुनिए, कोई अन्य रास्ता, होटल में जाओ नौकरी करो, या फिर कोई भी कंपनी में चले जाओ काम करो। अगर तैयारी सीरियसली नहीं करनी है तो आपके लिए फिर तैयारी करना उचित नहीं है, अपना समय नष्ट कर रहे हो आप। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 4 लाख 5 लाख लोग उत्तराखंड में बेरोजगार बैठे हुए और सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे लोगों में यदि आपको निखरना है, बेहतर बनना है, तो आपको बेहतर तैयारी, स्मार्ट तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।